डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना बेटा पार्ट नंबर 3 यूनिट नंबर 3 आज शुरू होगा। एनिमल हस्बेंड्री पार्ट नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर यूनिट 3 चैप्टर नंबर 12 पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल मैनेजमेंट्स। आज अपन इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस पाठ के अंदर जो अपना सबसे पहले इसके जो मुख्य जो बिंदु हैं वो इस अध्याय के सार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट आता है पशुपालन का प्राचीनतम इतिहास। सेकंड आता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, किस प्रकार का मैनेजमेंट इसके अंदर करना होगा वो आएगा। फर्स्ट आता है पशु आहार व्यवस्था, सेकंड आएगा पशु आवास प्रबंधन। भाई पहला आ गया पशु आहार व्यवस्था, दूसरा पशु आवास प्रबंधन, नंबर थर्ड आएगा पशु प्रजनन प्रबंधन, और नंबर 4 आएगा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, नंबर 5 अन्य प्रबंधन यानी अदर जो मैनेजमेंट हैं वो आएंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए अध्ययन करेंगे तो इसके पहले सबसे पहले कुछ अपन इसका इतिहास जान लेते हैं। नीचे पशुपालन किस प्रकार से होता है, जैसे कि नंबर जो थर्ड था वो कौन सा बच गया, गौ उत्पाद, जैसे दूध, दही, घी, गौमूत्र व गोबर का महत्व। 3 हो गई, कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हो गया पशुपालन का प्राचीनतम इतिहास, सेकंड हो गया प्रबंधन, प्रबंधन के ये कितने हो गए, 5 पार्ट हो गए। उसके बाद नंबर थर्ड गौ उत्पाद, दूध, दही, घी, गौमूत्र एवं गोबर का महत्व। नंबर फर्स्ट आता है उसके बाद में टॉपिक पशुपालन का प्राचीनतम इतिहास, यानी कि जो पशुपालन है उसका प्राचीनतम जो इतिहास है उसका अध्ययन अपन करेंगे। तो देखिए बेटा, पशुपालन का कार्य कई शताब्दियों से किया जा रहा है। यदि पशुपालन की अपन बात करते हैं तो कई शताब्दियों से इसका कार्य किया जा रहा है तथा मनुष्य द्वारा उपयोगी पशु 6000 ईसा पूर्व पाले जा रहे हैं। कितने समय से पूर्व से पाले जा रहे हैं, 6000 ईसा पूर्व से। प्राचीन समय में यह कार्य केवल भोजन अर्थात मांस प्राप्ति हेतु किया जाता था। प्राचीन समय के अंदर यदि अपन बात करते हैं पशुओं की तो सिर्फ और सिर्फ भोजन और कौन सा, मांस प्राप्ति के लिए इनको पाला जाता था। लेकिन जैसे जैसे पशुओं की उपयोगिता का ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे अपने को इनकी उपयोगिता पता चली, उसी प्रकार इसका उपयोग कृषि कार्यों के अंदर करने लग गए। किस में करने लगे, कृषि कार्यों में। दूध, ऊन, चमड़ा, वजन ढोने यानी कि भार ढोने के लिए गाड़ी के अंदर एवं सवारी हेतु किया जाने लगा। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। यदि भारत की अपन बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित रही है। उसके बाद में जैसे वेदों के अंदर 5000 से 3000 ईसा पूर्व, अर्थशास्त्रों में 6000 से 3000 ईसा पूर्व, पुराणों में 2000 से 1000 ईसा पूर्व अर्थव्यवस्था का विस्तृत विवरण पाया गया है, जिसमें कामधेनु गाय के विषय में अनेक प्राचीन लेख प्राप्त हुए हैं। अपन कामधेनु गाय का जो नाम सुना उसके बारे में अनेक लेख प्राप्त हुए हैं। तथा ऋग्वेद में घी का उल्लेख हवन सामग्री के लिए मिलता है। ऋग्वेद की यदि अपन बात करते हैं तो घी का किस मिलता है, हवन सामग्री में। और शिलालेखों तथा शिला चित्रकारी और नंदी बैल के चित्र देखने को मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं, नंदी बैल के चित्र भी देखने को अपने को मिले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट नीचे आता है प्राचीन समय में अधिक पशुओं का होना सामाजिक प्रतिष्ठा का घोतक माना जाता था। यदि प्राचीन समय की बेटा बात करते हैं तो प्राचीन समय के अंदर जो पशुओं की संख्या जो अधिक थी वो अधिक संख्या पशुओं की एक सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या मानी जाती थी, घोतक माना जाता था। लेकिन वर्तमान में पशुपालन को आर्थिक दृष्टि से आंका जाता है। भाई वर्तमान समय में किस आधार पर पाल रहे हैं अपन, आर्थिक दृष्टि से, इनकम पैसे कमाने के लिए अपन इनको पाल रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साहब टॉपिक पशुपालन विज्ञान, एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री की पहले डेफिनेशन देखिए बेटा। पशुपालन विज्ञान व्यवहारिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पशुओं को मितव्ययता और स्वस्थ रखने का ज्ञान प्राप्त होता है। पशुपालन विज्ञान की
व्यवहारिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या आएगा, पशुओं को मितव्ययता और स्वस्थ रखने का ज्ञान प्राप्त होता है। पशुपालन का सफल प्रबंधन करके ही कम लागत से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके बाद में अपना ये तो हो गया प्राचीन जो इतिहास था, पहला पशुपालन का प्राचीनतम इतिहास नंबर 1 वो पूरा हो गया। उसके बाद में सेकंड जो आता है मैनेजमेंट, प्रबंधन। प्रबंधन देखिए किस प्रकार से है। प्रबंधन के अंदर प्रबंधन से तात्पर्य क्या है, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय रखना ताकि लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। देखिए क्या आएगा, प्रबंधन से तात्पर्य है कि उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय रखना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। और प्रबंधन के अंतर्गत आयोजन, संगठन, निर्माण, स्टाफ का चयन और नेतृत्व करना आदि बिंदु आते हैं। अर्थात मैनेजमेंट दूसरी डेफिनेशन किस प्रकार से अपन कह सकते हैं, प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा हो सकता है। वैज्ञानिक ये थे WF टेलर। अतः स्पष्ट होता है कि पशुपालन व्यवसाय की सफलता अच्छे एवं समुचित प्रबंधन पर निर्भर करती है। अतः पशुपालक को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में इनका जो फर्स्ट जो पॉइंट आएगा मैनेजमेंट का, वो फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा पशु आहार व्यवस्था। कौन सा आता है, पशु आहार व्यवस्था यानी पशु आहार प्रबंधन। तो पशु आहार जो प्रबंधन है वो देखिए नेक्स्ट नीचे, पशु आहार प्रबंधन। पशुपालक को पशु आहार संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से बिंदु अपने को पशु पालते हैं बेटा उनको ध्यान में रखने चाहिए अपने को। नंबर फर्स्ट, जहां तक संभव हो वहां तक स्थानीय और सस्ते चारे को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। स्थानीय और सस्ता, दूर से महंगा पड़ेगा जिससे लागत को कम रख सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक पशुपालक को प्रत्येक पशु की आहार संबंधित जानकारी होनी चाहिए जिससे पशुओं के अनुसार संतुलित आहार उपलब्ध करवा सकें। यानी पशुओं के आधार पर अपन उनको संतुलित आहार उपलब्ध करा सके कि कौन सा आहार पशुओं को खिलाना है, ये जानकारी अपने को रखनी है। और नंबर थर्ड आता है पशुओं को नियमित रूप से समय पर चारा व पानी उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नंबर 4, हरे चारे की मात्रा अधिक होने पर है और साइलेज के रूप में चारे का संग्रहण किया जाता है। संरक्षित चारे हैं, हरे चारे की जब अधिक मात्रा होती है उसे है और साइलेज एक संरक्षित चारे के रूप में अपन तैयार कर लेते हैं, अधिक काट के सुखा लेते हैं। जैसे कि है बनानी है तो अपन ने अधिक जो घास चारा था उसको काट कर सुखा लिया, फिर उसका उपयोग अपन ने जब अपने पास कम चारा उस समय अपन उसका कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हरे चारे को हमेशा कुट्टी काट कर ही खिलाना चाहिए जिससे चारे की अपव्यय कम होता है यानी कि बेकार कम जाता है। यदि स्वयं की जमीन हो तो बाजार से खरीदने की अपेक्षा चारे एवं दाने को उगाकर लागत कम रख सकते हैं। भाई अपने खुद के खेत के अंदर यदि अपन उगाएंगे तो कम लागत लगेगी। पशुओं को चारा हमेशा नांद में खिलाना चाहिए। यह नांद क्या है बेटा, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं, इसमें पशु चारा चरता है, वो है नांद। जहां तक संभव हो हरे चारे ताजा अवस्था में ही खिलाने चाहिए, अर्थात दाना मिश्रण खिलाने से 1 से 2 घंटे पूर्व काटकर हरा चारा तैयार कर लेना चाहिए। यानी कि जब अपने को दाना मिश्रण खिलाना होता है उससे 1-2 घंटे पहले ही काटकर अपने को तैयार करना है हरा चारा। ज़्यादा अधिक समय तक अपने को नहीं रखना है, यानी कि हरा चारा हमेशा ताज़ा ही खिलाना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सूखे चारे को नमी रहित, भाई सूखा जो चारा है उसको नमी रहित व स्वच्छ स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। पशुशाला में चारे और पानी के बर्तन स्वच्छ रखने चाहिए। क्या रखने चाहिए, स्वच्छ रखने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है साहब पशु आवास प्रबंधन, यानी कि जो मैनेजमेंट का सेकंड जो पॉइंट था प्रबंधन का वो आता है पशु आवास। तो पशु आवास आता है तो बेटा देखिए एक अच्छे पशुपालक को पशुशाला निर्माण के सभी आवश्यक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए पशुओं की आवास व्यवस्था रखनी चाहिए। जैसे पशुशाला की लंबाई, फर्स्ट कौन सा आता है, पशुशाला की
लंबाई पूर्व से पश्चिम, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। यानी कि जो पशुशाला अपन जो डेयरी बना रहे हैं उसकी जो लंबाई होगी, लंबा तो होगा वो पूर्व से पश्चिम में बेटा, और चौड़ा होगा उत्तर से दक्षिण दिशा में। ये अपने को ध्यान रखना होगा पशु आवास प्रबंधन में। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पशुशाला आसपास के स्थान से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जिससे समुचित जल निकास की व्यवस्था हो सके। पशु आवास में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा के अंदर पहुंचना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पशु आवास में स्वच्छ जल की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। भाई स्वच्छ जल पशुओं को पीने के लिए कैसा जल चाहिए? स्वच्छ जल चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है ताकि पशुओं को पानी पीने हेतु और पशुशाला की सफाई करने हेतु स्वच्छ पानी की पूर्ति हो सके। पशुशाला में फर्श और नालियां पक्की होनी चाहिए तथा इनकी प्रतिदिन सफाई करनी चाहिए। इनकी प्रतिदिन नियमित रूप से अपने को सफाई करते रहना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट आ रहा है देखिए आगे पशु आवास तक। भाई पशु आवास की यदि अपन बात करते हैं तो आने जाने का अच्छा रास्ता होना चाहिए। पशुशाला में प्रत्येक पशु को उचित स्थान मिलना चाहिए, आराम से वो बैठ सके, आराम से खड़ा रह सके। पशुशाला भवन आकर्षक और टिकाऊ होना चाहिए। पशुशाला में बीमार पशुओं की देखभाल और चिकित्सा करने हेतु अलग से कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, अलग से रूम रखना है ताकि बीमार पशु स्वस्थ पशुओं के संपर्क में नहीं आए। पशुशाला में काम आने वाले बर्तन उपकरण रोग मुक्त होने चाहिए, रोग मुक्त होने चाहिए। पशुशाला में पशुओं को सुरक्षा और आराम मिलना चाहिए, सुरक्षा भी मिलनी चाहिए और आराम भी मिलना चाहिए ताकि बाहरी कोई जानवर का उनको नुकसान न हो सके। और नेक्स्ट आता है पशुशाला में पशुओं के मलमूत्र एवं चारे के अवशेषों का संग्रहण निश्चित दूरी पर किया जाना चाहिए। भाई इनका यदि मलमूत्र और चारे के अवशेषों का जो संग्रहण अपन करते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होना चाहिए ताकि अपने को अधिक श्रम उसके अंदर नहीं करना पड़े, यानी कि ज़्यादा दूर तक ले जाकर उनको नहीं डालना पड़े ताकि अपने को समस्या अधिक आए। तो बेटा आज की जो क्लास थी उस क्लास के अंदर इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे नंबर 3 प्रबंधन का, जो था पशु प्रजनन प्रबंधन, पशु प्रजनन प्रबंधन। उसका अध्ययन अपन नेक्स्ट कक्षा के अंदर करेंगे।